तो आज स्टार्ट करेंगे हम ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे ग्राफ की डेफिनेशन से कि व्हाट इज़ ग्राफ। सो ग्राफ अगर देखा जाए तो ग्राफ है वो आपका ये कंसिस्ट करता है टू सेट्स को, ठीक है। यानी कि ग्राफ के अंदर आपके पास क्या होगा, सेट ऑफ वर्टिसेस होगी एंड सेट ऑफ एजेस होंगी, ठीक है। सेट ऑफ एजेस जिसमें से कैन बी ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यानी कि मैं इसको अगर डिफाइन करूं तो कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं का ग्राफ कंसिस्ट of two sets as follows. First set of V of nodes कह लें इसको, या मैं कह दूँ इसको पॉइंट्स और वर्टिसेस। सेकंड सेट E of ordered pair ages और अनऑर्डर्ड। ऑर्डर और अनऑर्डर का क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का और अनऑर्डर्ड पेयर का क्या मीनिंग है। ऑफ डिस्टिंक्ट एजेस, ऑफ जी, ठीक है। जहाँ पर हम ग्राफ को हम जो डिनोट करते हैं वो हम ग्राफ को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इट इज़ ए ग्राफ जी विद वर्टिसेस सेट बी और एजेस का जो सेट होगा वो ई होगा, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो लेट्स सपोज फॉर सिंपल सा एग्जांपल, लेट्स सपोज ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें V1 वर्टेक्स, V2 वर्टेक्स, V3 वर्टेक्स एंड V4 वर्टेक्स हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास एजेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इट इज 1 2 3 4 एंड 5 एजेस हैं इसमें, क्लियर। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है वो दो सेट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जहाँ पर जो वर्टेक्सेस का सेट है ऑफ ग्राफ जी वो आपके पास क्या होगा, V1, V2, V3, V4, और जो एजेस का सेट है वो क्या होगा, डेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। इसको हम इस तरह से भी लिखा जा सकता है एजेस को। अगर आप इसकी लेबलिंग नहीं करते हैं एजेस की तो वो हमारे पास किस में आएंगी, पेयर्स में आएंगी। जैसे वन एज जो है इन बिटवीन V1 V4 है, जो टू एजेस है सेकेंड नंबर की एजेस है वो हमारी किसके बीच में, V1 एंड V2 के बीच में है, एंड जो थर्ड एजेस है वो हमारे पास V2 एंड V3 के बीच में है, तो इसलिए V2 V3। फोर्थ एज जो है वो आपकी V3 एंड V4 के बीच में है, इसलिए वो इस तरह से लिखा जा सकता है। एंड जो फिफ्थ नंबर की एज है वो हमारे पास है इन बिटवीन वर्टेक्स V1 एंड V3। सो हम एजेस को या तो लेबलिंग करें या फिर हम एजेस को इस तरह से लिखें, एक ही चीज़ होगी। ये तो होगी ग्राफ की थ्योरी के बारे में, क्लियर। अब ग्राफ अगर देखा जाए तो मैं इसको दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकता हूँ। पहला ग्राफ होगा जिसको मैं बोलता हूँ इट इज़ ए फाइनाइट ग्राफ, फाइनाइट ग्राफ। और दूसरे कैटेगरी में इसको बना सकता हूँ इनफाइनाइट ग्राफ की, इनफाइनाइट ग्राफ, क्लियर। तो फाइनाइट ग्राफ क्या होगा,
finite graph, a graph G V comma E is said to be finite, is said to be finite if it has अब जो बात होगी किसकी, क्योंकि फाइनाइट ग्राफ है तो नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होनी चाहिए, वो फाइनाइट होनी चाहिए, एंड नंबर ऑफ एजेस क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। क्लियर। सो अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस आपकी फाइनाइट है तो ग्राफ क्या होगा आपका, फाइनाइट ग्राफ होगा। तो मैं इसको डेफिनेशन को इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, इफ इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ vertices and edges। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, V1 V2 V3 एंड V4, नंबर ऑफ एजेस 4 हैं और नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस आर फाइनाइट एंड नंबर ऑफ एजेस आर फाइनाइट, सो इट इज़ ए फाइनाइट ग्राफ। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो वो आपका क्या ग्राफ होगा, इट इज़ ए कॉल्ड इनफाइनाइट ग्राफ। यानी कि इसको मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि अ ग्राफ विच इज नॉट फाइनाइट is called infinite graph। Clear? For example, let's suppose, एंड ये ग्राफ अगर मैं इस तरह से कुछ बना देता हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस ये आपका एंड एवर ग्रोइंग पोजीशन पे, यानी कि ये ऑलवेज ये है ना इंक्रीज कर रही हैं, तो ये ग्राफ क्या होगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस आप काउंट नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट काउंटेबल। क्लियर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ ग्राफ की, ऑर्डर ऑफ ग्राफ, एंड दूसरा मैं जगह बात करूँगा साइज ऑफ ग्राफ की, साइज ऑफ ग्राफ की। क्लियर। अब ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होगा, इफ नंबर ऑफ वर्टिसेस आपकी क्या होती हैं, फाइनाइट होती हैं। ठीक है ना, यानी कि फाइनाइट का कहने का मतलब नहीं कि आपका ग्राफ अगर फाइनाइट है और नंबर ऑफ वर्टिसेस को हम जो होगा वो कहलाता है आपका इज ए ऑर्डर ऑफ ग्राफ। यानी कि इफ फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या होना चाहिए, जी इज फाइनाइट, देन नंबर ऑफ vertices in G denoted by is called order of G। क्लियर। यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस जितनी भी होंगी वो क्या कहलाएगी, आपका ऑर्डर ऑफ ग्राफ कहलाएगा। देन द नंबर ऑफ एजेस जो होगी वो क्या बनेगा, आपका साइज ऑफ द ग्राफ। सो द नंबर ऑफ एजेस डिनोटेड बाय E in a finite graph
is called size of G. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट सपोज हमारे पास कुछ ग्राफ कुछ इस तरह से है, वन टू थ्री फोर 5 नंबर ऑफ वर्टिसेस, इसको इस तरह कर लेते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ग्राफ, ऑर्डर ग्राफ कितना होगा, इक्वल टू वर्टिसेस, टोटल वर्टिसेस कितनी है ऑफ ग्राफ की, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस किसकी ग्राफ की कितनी हुई 5, तो ऑर्डर कितना हो गया 5 हो गया। अगर मैं बात करता हूँ कि साइज ऑफ द ग्राफ क्या होगा, साइज ऑफ द ग्राफ आपका पास नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड साइज ऑफ द ग्राफ। नंबर ऑफ एजेस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है इसमें, नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एजेस हैं, तो साइज कितना हो गया आपका 6 हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं बेटा अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड डायरेक्टेड ग्राफ की। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ, ग्राफ, और दूसरी साइड में आपकी बात करूंगा डायरेक्टेड ग्राफ की। अब जो मैं ऊपर डेफिनेशन में ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर एजेस में बोला था वो यहाँ पर रिलेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ फिर डिफाइन कर देंगे। लेट सपोज आपके पास कोई ग्राफ है कुछ इस तरह से, सिंपल सा ग्राफ ले लेता हूँ, ये सिंपल ग्राफ। यहाँ पर आपके पास वर्टिसेस ए बी सी डी आर वर्टिसेस, और जो एजेस हैं वो आपके बीच में E1 E2 E3 एंड E4 एजेस हैं, 4 एजेस हैं, 4 नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। तो अब मैं सेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ग्राफ G इक्वल टू हुआ आपके पास दीजिए A B C एंड D, एंड सेट ऑफ एजेस इन अ ग्राफ जो है वो आपका मैं पेयर्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी कि E1 जो एज है वो आपके किसके बीच में, A और C के बीच में है, और जो E2 एज है वो आपके बीच में A और B के बीच में एज है, और E3 जो है वो B एंड D के बीच में है तो BD, एंड जो E4 एज है वो किसके बीच में, D एंड C के बीच में है। क्या मैं इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यानी कि A की प्लेस पे मैं C लिख दूं, C की प्लेस पे A कर दूं, यानी कि इनकी पोजीशन में चेंज कर दूं, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं, केवल ये तो इतना ही बता रहा है कि E1 जो एज है वो A और C के बीच में है, तो C और A के बीच में हो या A C के बीच में, वो इन बिटवीन तो A और C के बीच में ही रहेगी ना। तो यानी कि यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या है, अनऑर्डर्ड पेयर में है, यानी कि मैं उसको फर्स्ट पोजीशन को सेकंड पोजीशन में लिखूँ, सेकंड पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन में लिखूँ, कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर। ऑन द अदर साइड अगर मैं इस ग्राफ को कुछ इस तरह से बनाता, सेम ग्राफ है, सेम वर्टेक्स हैं, यहाँ पर भी मैं A B C D इनको नेमिंग कर देता हूँ, और एजेस की E1 E2 E3 एंड E4 4 नंबर ऑफ एजेस हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ डायरेक्शन कुछ इस तरह से दे देता हूँ, लेट सपोज तो अगेन यहाँ पर जो वर्टिसेस है वो तो सेम है, जैसे A B C D, और जो सेट ऑफ एजेस है, अब आपका जो है सेट ऑफ एजेस वो ऑर्डर्ड पेयर हो गई है। मतलब अगर E1 एज है वो A, C है, यानी कि A से ऑरिजिनेट हो रही है और C पे जाके वो टर्मिनेट हो रही है। A इज इनिशियल वर्टेक्स एंड C इज टर्मिनल वर्टेक्स। क्लियर। सेम मैनर में जो E2 एज है वो A से B पर जा रही है, यानी A रिलेटेड A से B पर है, और
जो E3 एज है वो B2D है एंड E4 जो एज है वो D2C है। अब यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहो, यानी कि C की पोजीशन पे A करो और A की पोजीशन पे C करो, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यानी कि इसका कहने का पर्पस है कि C से एज ऑरिजिनेट होती है और A पे टर्मिनेट होती है, तो ऐसा तो है नहीं। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास जो होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे एजेस, ठीक है। तो इन टोटल अगर डिफाइन करूँ तो डायरेक्टेड ग्राफ यानी कि जहाँ पर एजेस जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, ऑर्डर्ड पेयर में होगी। अनडायरेक्टेड ग्राफ जहाँ पर आपके एजेस अनऑर्डर्ड पेयर में होंगी, वो आपका क्या होगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा, ठीक है। और इन टोटल अगर रफली मैं बोलूँ तो रफली ये कहता हूँ कि इस जिस ग्राफ में आपको डायरेक्शन गिवन है एजेस पर, जिस पे आपके पास क्या है डायरेक्शन गिवन है, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, डायरेक्टेड ग्राफ, अदरवाइज अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ अनडायरेक्टेड ग्राफ को, अ ग्राफ GB, E is said to be undirected if each age E belongs to set E is associated with an unordered pair of vertices। क्लियर। और वहाँ पर अगर डायरेक्टेड ग्राफ की अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ तो इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, सेम चीज़, ग्राफ GB, E is said to be directed if each age E belongs to set E is associated with an ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पर अनऑर्डर्ड की जगह क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस। नाउ क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आपकी जो बात होगी वो डिग्री ऑफ वर्टिसेस की बात होगी। डिग्री ऑफ वर्टेक्स, डिग्री क्या, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन अ ग्राफ, वो नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो इस ग्राफ में इंसिडेंट होंगी, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं आपकी, उस वर्टेक्स की डिग्री कहलाती है, ठीक है। यानी कि इसको मैं अगर मैं डिफाइन करूँ तो कुछ इसको इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, ये जो वर्टेक्स है, द डिग्री ऑफ वर्टेक्स B in a graph G is number of ages in G which are incident on B। यानी वर्टेक्स B पे जितनी भी है ना एजेस इंसिडेंट हो रही हैं वो क्या कहलाएगी, उस वर्टेक्स की डिग्री कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज सिंपल ग्राफ ले रहा हूँ, A B C D
ई और यहाँ पर कहीं मैं एफ ले लेता हूँ। डिग्री अगर मैं पूछता हूँ कि डिग्री ऑफ ए कितनी है, डिग्री ऑफ ए, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी इंसिडेंट हुई, 2, सो ये 2। सिमिलर में डिग्री ऑफ बी कितनी हुई, डिग्री ऑफ बी, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स बी इज 2। डिग्री ऑफ सी, number of edges incident on vertex C is 3। सेम मैनर में डिग्री ऑफ D is equal to 2 एंड डिग्री ऑफ E इक्वल टू कितने हुई, 1, क्योंकि इससे एक ही एज एसोसिएटेड है। और लास्ट डिग्री ऑफ F उसकी कितनी हुई, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एजेस से एसोसिएटेड नहीं है, कोई भी इंसिडेंट नहीं हुई है। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसमें अगर सेल्फ लूप होता तो लेट्स सपोज ए पर अगर सेल्फ लूप होता है तो डिग्री कितनी होती, डिग्री इसकी अब हो जाती, वो कितनी होती है आपकी, इसकी डिग्री 4, क्योंकि जो सेल्फ लूप है, सेल्फ लूप हमेशा क्या होगा, वो 2 टाइम्स काउंट करे होगा। यानी कि अगर मैं इसको नोट में इस तरह से लिख देता हूँ यहाँ पर कि सेल्फ लूप स्टार बना के कि डिग्री ऑफ अ सेल्फ लूप इज टेकन एज 2, वो हमेशा जो डिग्री में कंट्रीब्यूट करेगा वो 2 करेगा सेल्फ लूप। क्लियर। जहाँ पर अब मैं कुछ वर्टेक्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो एफ वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 1 है, 0 है, इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। ऐसे वर्टेक्स जिनकी डिग्री 0 है वो कहलाते हैं आपके क्या, आइसोलेटेड वर्टेक्स। सो इट इज़ ए आइसोलेटेड वर्टेक्स, यानी कि दोज वर्टेक्स विच हैव डिग्री 0 इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। और जिनकी डिग्री 1 है इट इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स। सो ई क्या हुआ आपके पास, इट इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स, यानी कि पेंडेंट वर्टेक्स जिनकी डिग्री कितनी होती है आपकी, 1 होती है। क्लियर। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं सिंपल ग्राफ की, ठीक है ना। तो आपके पास एक आएगा आपके पास सिंपल ग्राफ, और दूसरी साइड हम देखेंगे इसको मल्टी ग्राफ के बारे में। क्लियर। तो सिंपल ग्राफ क्या होगा आपका, और सिंपल ग्राफ जिसके अंदर आपके पास कोई भी सेल्फ लूप या फिर आपके पास कोई भी पैरेलल एजेस ना हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह से आप कह सकते हो कि लेट्स सपोज छोटा सा सिंपल सा ये जो ग्राफ हुआ, ये जो ग्राफ है वो क्या हुआ आपका, सिंपल ग्राफ हो गया। नो पैरेलल एजेस, नो सेल्फ लूप, इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। वहीं पर अगर इसको मल्टी ग्राफ में कहता तो यहाँ पर आपके पास क्या होगी, पैरेलल एजेस भी अलाउड है। तो इस तरह से पैरेलल एजेस यानी कि ए और बी के बीच में 2 एजेस हैं, पैरेलल एजेस हैं। और मैं कहता हूँ कि सेल्फ लूप भी अलाउड है, तो इस तरह से सेल्फ लूप भी है। तो ये जो आपके पास हो जाता वो क्या बनता, ये मल्टी ग्राफ हो जाता और ये सिंपल ग्राफ है। तो इसको मैं इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ कि जहाँ पर सिंपल ग्राफ नो सेल्फ लूप एंड नो पैरेलल एजेस, और यहाँ पर एवरीथिंग इज अलाउड। तो अगर मैं डिफाइन करने पे आऊँ तो सिंपल ग्राफ आपके लिए क्या हुआ, अ ग्राफ in which there
is only one edge between a pair of vertices is called a simple graph. अदर साइड मल्टीग्राफ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एनी ग्राफ विच कंटेन some parallel edges is called and और लगा देता हूँ, और सेल्फ लूप, वैसे सेल्फ लूप पैरेलल एज में ही काउंट होता है, इज कॉल्ड मल्टीग्राफ. क्लियर. हैंडशेकिंग थ्योरम क्या कहती है कि इफ जी यानी ग्राफ है बी कॉमा ई, बी एन अनडायरेक्टेड ग्राफ with e edges, then summation of degree of all vertices है इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एजेस. इक्वल टू कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एजेस. सबसे पहले इसको वेरीफाई करते हैं कि ऐसा ऑलवेज है. ऊपर चलते हैं, ग्राफ्स हमारे कुछ बने हुए हैं. सिंपल ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात हो रही, तो ये आपके पास इस एग्जांपल में आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ हैं. सिंपल ग्राफ और मल्टी ग्राफ बोथ आर अनडायरेक्टेड ग्राफ. तो ये कह रहा है कि जितनी भी वर्टेक्स की डिग्री है, ठीक है, सारे वर्टेक्स की डिग्री का अगर मैं सम करता हूँ तो वो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एजेस आती हैं. सो लेट्स वेरीफाई इट फर्स्ट. तो यहाँ पर डिग्री इसकी सी की डिग्री कितनी हुई? 2. सी की डिग्री कितनी होती है यहाँ पर? 2. ए की डिग्री कितनी हुई? 2. एंड बी की डिग्री कितनी हुई? 2. यानी कि अगर सबका सम करा जाए तो 2 + 2 + 2 इक्वल टू कितना हुआ? 6 हुआ. ठीक है, और विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एजेस. और एजेस यहाँ पर कितनी है? 3 है. 1, 2 एंड 3. वेरीफाई हो गया. अब यहाँ की बात करता हूँ. ए की वर्टेक्स की डिग्री कितनी हुई? 3, क्योंकि 3 एजेस एसोसिएटेड है. बी पर 3 डिग्री है, क्योंकि 3 एजेस आपके पास इंसिडेंट हुई हैं. और सी की जो डिग्री कितनी होती है? वो 4 हो जाती है. 2 सेल्फ लूप की वजह से और 2 आपके पास एजेस और डायरेक्ट इंसिडेंट होती हैं. तो अगर मैं इन सब का सम करता हूँ तो 3 + 3 + 4 इक्वल टू कितना हुआ आपके पास? इज इक्वल टू 10. और अगर मैं देखता हूँ तो विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एजेस होना चाहिए. और यहाँ पर 2 इंटू कितना है? नंबर ऑफ एजेस 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 इंटू 2 10 हो गया. वेरीफाई होगी हैंडशेकिंग थ्योरम यहाँ पर भी. एक एग्जांपल में और किसी में वेरीफाई कर लेते हैं. लेट सपोज यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिग्री सभी की लिखी हुई है. तो अगर मैं इन सब का अगर मैं समेशन करता हूँ, 4 + 2 6, 7 8 9 10 11 12. वो कितनी हुई? डिग्री कितनी होती है? सभी की सम 12 होती है. विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एजेस. यानी कि एजेस कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए. यहाँ पर चेक करते हैं कि एजेस 6 हैं कि नहीं. 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एजेस है. हैंस इट इज हेयर ऑल्सो वेरीफाइड. ठीक है,
एक मुद्दे वाली बात और है कि जब भी हम समेशन कर रहे हैं डिग्री का, वो ऑलवेज इवन आ रहा है। यहाँ पर 12 मिला था, यहाँ पर हमारे पास कितना आया था, समेशन 6 आया था विच इज़ इवन, और यहाँ पर समेशन कितना आया था 10, तो यानी विच इज़ ऑल्सो अ इवन नंबर। तो इसको मैं इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि इस हैंडशेकन थ्योरम को, और द सम ऑफ द डिग्री of the vertices in an undirected graph is even। ये ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा। क्लियर? तो इसका प्रूफ देखने के लिए हैंडशेकिंग थ्योरम का हम छोटा सा फिर से यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर इस वर्टेक्स ए की मैं डिग्री काउंट करता हूँ, बी और सी ले लेता हूँ, तो इस डिग्री अगर मैं इसकी काउंट करता हूँ यहाँ पर, तो ए की डिग्री जब मैंने काउंट की तो एक ये एज और दूसरी एज ये, यानी कि एज आपकी इसकी डिग्री 2 हो गई। अगर मैं बी की करता हूँ तो फिर से अगेन ये एज फिर से काउंट होगी और ए की एज काउंट होगी, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। सेम मैनर में सी की अगर मैं डिग्री काउंट करता हूँ तो वो 2 होगी, एक तो इस एज की वजह से होगी और दूसरी इस एज की वजह से होगी। क्लियर? यानी कि देखा जाए तो हर एक एज जब भी उसको काउंट किया जाता है वर्टेक्स की डिग्री, तो हमेशा वो 2 टाइम्स काउंट होती है। एक बार ए के केस में काउंट हुई और एक बार यही एज बी के केस में काउंट हो गई। ठीक है ना? तो यानी कि इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख कर यूटिलाइज कर लूँगा। ठीक है ना? तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, सिंस एवरी एज इज इंसिडेंट with exactly 2 vertex, therefore each edge get counted twice, that is every edge contribute to the sum of degree of vertices. Hence all the E edges contribute, अगर टोटल E एजेस होती हैं तो कंट्रीब्यूट कितनी करेंगे, वो ट्वाइस ऑफ E टू दी सम ऑफ डिग्री of vertices. Therefore summation of degree of all vertices vi equal to twice of edges, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा, विच इज ऑलवेज अ इवन नंबर।